आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। लस क्रैकिंग का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है। क्रैक का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन। पेट्रोलियम में हमारे पास काफी सारे जो है वो कंपोनेंट्स थे। ठीक है, कैरोसिन ऑयल था, भट्टी का तेल, जो है वो डीजल ऑयल, जिसको गैस ऑयल भी कहा गया, वो भी था। ये जो है वो सारे पेट्रोलियम के अंदर जो है वो पेट्रोल भी था। ठीक है, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारी जो है वो फ्रैक्शंस हैं पेट्रोलियम की। तो हम ऐसा नहीं कि पेट्रोलियम जो है वो पूरे के पूरे जो है उसके कंपोनेंट्स को जो है हम तोड़ देते हैं। कुछ कंपोनेंट्स को जो है वो तोड़ते हैं, जिनमें से मेजर दो हैं। एक तो हम कैरोसिन ऑयल जो है उसको तोड़ते हैं। ठीक है। और दूसरा हम गैस ऑयल जो है उसको तोड़ते हैं। ठीक है। तो पेट्रोलियम की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये है क्या, ये कौन सा प्रोसेस है। ठीक है। हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स को जो है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है। हायर हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो दो तीन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लार्जर जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, लार्जर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले या हायर बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले हाइड्रोकार्बन्स जो है। इन सिंपल के जो लार्ज जो है मॉलिक्यूल्स हैं, या जो है उनकी चेन जो है वो ज्यादा लॉन्ग होती है। ठीक है, जिनको हम कहते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है। दोबारा से कि जो लंबी जंजीर वाले जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको तोड़ के छोटी जंजीर वाले, छोटी चेन वाले जो है स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में तब्दील करने वाले प्रोसेस का नाम क्रैकिंग होता है। क्रैकिंग का लफ्जी मतलब है तोड़ना। ठीक है। इस क्रैकिंग को जो है हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ठीक है। एक मॉलिक्यूल है जिसको हेक्साडिकेन कहते हैं, उससे हम इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हेक्साडिकेन के अंदर 16 कार्बन एटम्स होंगे। ठीक, बुक के अंदर जस्ट आपको अल्केन लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन ये 16 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसका नेम हेक्साडिकेन है। हम इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है। 3 2 5 कार्बन होगी, ये छठी कार्बन। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है। अब इसमें हाइड्रोजन्स को फिल करना है। ठीक है, हाइड्रोजन्स को फिल करते हैं। हर जो कार्बन है उसने 4 बॉन्ड बनाने हैं। ये वाली जो कार्बन है इसका इस वक्त 1 बॉन्ड बना है, बाकी 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। अल्केन है तो बाकी सारे के सारे बॉन्ड इसके हाइड्रोजन के साथ होंगे, क्योंकि ये एट अ टाइम जो है वो एक कार्बन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकती है, डबल बॉन्ड जो है वो नहीं बना सकती अल्केन। ठीक है, बाकियों के साथ जो है वो एक एक हाइड्रोजन चलता जाएगा इसी तरह से, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम हेक्सेन को तोड़ के जो है छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ कहाँ पे हो रहा है? पहला जो बॉन्ड ब्रेकेज होगा वो आफ्टर 7 कार्बन जो है होगा, क्योंकि हेक्साडिकेन से जो है एक मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉलर चेन वाला, वो हेप्टेन है। ठीक है, तो 7 कार्बन के बाद एक जो है वो बॉन्ड टूटेगा। फिर उसके बाद 2 कार्बन के जो है वो डिस्टेंस पे जो है वो बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 3 जो है वो इथीन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, और एक जो है हमारे पास प्रोपीन प्रोड्यूस होगा। सही, तो ये हाइड्रोजन मुकम्मल हो गए। ठीक है। अब पहला जो बॉन्ड है वो टूटना है 7 कार्बन के डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है। सही हो गया। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास प्रोड्यूस जो है हेप्टेन होगा। हेप्टेन होने के लिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन मजीद होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो 2 कार्बन छोड़ के, फिर यहाँ पे, फिर 2 कार्बन छोड़ के यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 कार्बन छोड़ के यहाँ पे, और ये हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होगा प्रोपीन। ठीक है, अब बॉन्ड जहां जहां पे टूटे हैं हम वहां पे जो है बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बाकी सारे जो एटम्स हैं उनको इसी तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है।
तो हमारे पास ये इसको मैं कंडेंस करके लिखूंगी कि हमारे पास हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 और जो 7वां CH2 है उसको वैसे ही लिखेंगे जैसा ये यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी इसकी, यहाँ पे हाइड्रोजन थी इसकी, और यहाँ वाला जो बॉन्ड है उसका टूट चुका है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस से जो है वो ये इन वाले कार्बन को जो है वो इसी तरह से लिख दूंगी। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि डबल बॉन्ड किस तरह से यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये वाले जो है कार्बन, इनके भी जो है बॉन्ड टूट चुके हैं। इस कार्बन का जो है ये सेम वही कार्बन है जिसका ये वाला बॉन्ड टूट गया, तो दरमियान में यहाँ पे पहले बॉन्ड था, अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है। ठीक है, इस कार्बन का पहले इस कार्बन के साथ बॉन्ड था, अब यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं है। अब ये दो कार्बन इसी तरह से जो है वो नीचे लिखते हैं जिनके बॉन्ड्स टूट चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाले जो है कार्बन लिखे जाएंगे जिनके यहाँ पे बॉन्ड्स टूट चुके हैं। पहले यहाँ पे बॉन्ड था, अब यहाँ पे ये बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पहले बॉन्ड था, अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, तो बाकी सारे जो हैं वो इसी तरह से लिखे जाएंगे, दो दो हाइड्रोजन, और लास्ट पे जो है वो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे जो मैं कंडेंस करके। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पे कार्बन को गौर से देखें तो 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ पे इसको एक मजीद हाइड्रोजन की जरूरत है। सही, अब यहाँ पे क्या है कि इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, तो ये अपना जो न्यू बॉन्ड है ये आपस में खुद ही जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि इस कार्बन का भी जो है वो 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी जो है वो 2 बॉन्ड है, तीसरा बॉन्ड मतलब जो इन कार्बन कार्बन का इन दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड है, और तीसरा बॉन्ड इनका आपस में है, चौथा बॉन्ड भी ये आपस में बना के डबल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक कार्बन के 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड इस तरफ से हैं, तो ये भी चौथा बॉन्ड आपस में डबल बॉन्ड बना के मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसने इथीन में प्रोपीन में कन्वर्ट होना है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के 3 बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन के जो है वो 4 बॉन्ड है। ये इथीन में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि कम से कम ये अपनी एक हाइड्रोजन लूज करे, तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो सूरत हाल कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से ये हाइड्रोजन जो है वो गायब कर रही हूँ क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से जो है वो मिसप्लेस जो ही हुई, तो अब क्या हुआ कि ये कार्बन के भी जो है वो 3 बॉन्ड है, एक इसके साथ है, एक इस कार्बन के साथ है, इस हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इसको गौर से देखें, तो ये चौथा बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ जो ही प्रोड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास प्रोटीन जो है प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, ये हमारे पास ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं हमारे पास इथीन है। अब यहाँ पे जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच थी वो टूटी, और वो वाली हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगी। जो ही ये यहाँ पे आके अटैच होगी, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक नया बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल का नाम जो है वो हो जाएगा हेप्टेन, सॉरी हेप्टेन। ठीक है, इसको हम कंडेंस फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया ना कि जो हेक्साडिकेन है वो टूटने के बाद हेप्टेन में 3 जो मॉलिक्यूल है इथीन के और एक मॉलिक्यूल प्रोपीन का किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इसको कंडेंस फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं। कंडेंस फॉर्म में आपने इसको गौर से देखना है कि ये वाली जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, और ये वाली जो कार्बन है इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यानी कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 16 के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन है। बाकी जो हमारे पास 14 कार्बन बचते हैं उनके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। तो हम डेका सॉरी हेक्साडिकेन को जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं CH3 कंडेंस फॉर्म में, उसके बाद CH2 लिखेंगे। ठीक है, फिर CH3 लिखेंगे, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 16 है। ठीक है, और दरमियान में जो हमारे पास है 14 CH2 है, तो इसको ब्रैकेट करके यहाँ पे 14 लिख लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे ये बताएगा कि ये CH2 की तादाद कितनी, इसको काउंट कर लें, ये 14 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है वो लिख देना है। आपका एक मॉलिक्यूल जो वो हेप्टेन है। ठीक है, C7H16, 3 जो है वो इथीन है, C2H4, और एक जो है वो प्रोपीन है। सही,
तो उसके लिए हम लिखेंगे C3H6, सही हो गया। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्म में एक फॉर्मूला को लिखा गया। ऊपर वाले लिखने का मकसद ये था कि आपको अच्छे से पता हो कि किस तरह से मॉलिक्यूल टूट रहा है, कहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और कहाँ से मॉलिक्यूल टूट के जो है वो नए मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से समझ आएगी कि हमारे पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन था जिसको हमने तोड़ के जो है वो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज कर लिया है, और बाय यूजिंग हीट, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है अबाउट हम 700 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। ठीक है, आई होप सो कि इस एग्जाम्पल के बाद हम डिटेल से ये जान सकेंगे कि क्रैकिंग किसको कहते हैं। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, और स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स को जो है वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने हाई बॉइलिंग और लो बॉइलिंग का मीनिंग आपको बताया था, फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि हाई बॉइलिंग का मतलब है जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, और लो बॉइलिंग का मतलब है जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। ठीक है, सबसे पहली टाइप जो क्रैकिंग की है उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही जाहिर है कि थर्म का मतलब होता है हीट। थर्मल क्रैकिंग में जो है हम जस्ट हीट करते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को और उसको स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर हमें हीट की मिकदार जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है, थर्मल क्रैकिंग के अंदर हम हाई टेम्परेचर जो है पे और हाई प्रेशर पे जो है वो एक मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं, और उससे जो है हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर जो मैंने अभी ऊपर वाला जो रिएक्शन लिखा था वो थर्मल क्रैकिंग के अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, कि एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, हम उसको हीट करते हैं, हाई प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास जो इथीन और प्रोपीन प्रोड्यूस हुआ था ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। यानी कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको कहते हैं जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल अब मजीद देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग जो है इसके नाम से जाहिर है कि ये किस किस्म की क्रैकिंग है। ठीक है, कि हम इसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ते हैं एट लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, लो प्रेशर कितना लो प्रेशर होता है, लो प्रेशर की जो वैल्यू है अबाउट 2 atm, 2 एटमोसफेयर जो है वो प्रेशर रखा जाता है लो टेम्परेचर। ठीक है, लो टेम्परेचर तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस तक जो है हमें इसमें टेम्परेचर रखना पड़ता है। ठीक है, और तीसरी चीज, एक तो लो प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तीसरी चीज लो प्रेशर और लो टेम्परेचर रखने में हम सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अगर कैटालिस्ट ना हो तो फिर हम हाइड्रोकार्बन को लो प्रेशर और लो टेम्परेचर पे जो है कभी भी तोड़ ना सके। ठीक है, तो कैटालिस्ट कौन कौन से होते हैं, ये मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका। ठीक है, एल्यूमिना क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है इसका दूसरा नाम एल्यूमिना भी है। एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसका नाम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा जो है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको सिलिका या सैंड भी कहते हैं, जो रेत होती है वो असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ठीक है, सिलिका क्या है, सिलिका का जो नाम है केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इन कैटालिस्ट की मौजूदगी के अंदर एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो है स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन में जो है तोड़ा जा सकता है। और इस कैटालिटिक क्रैकिंग जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या, इससे हमें क्या क्या फायदे हासिल होते हैं, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है ये हमें क्या क्या फायदे दे सकता है। ठीक है, सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल। हम कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जो फ्यूल कंजम्पशन है वो लो हो जाती है। जब फ्यूल कंजम्पशन लो होगी तो जो कॉस्ट होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और प्रॉफिट जो है वो हाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा उसको अगर कम पैसा लगाना पड़े और कम पैसा लगा के जो है वो कोई प्रोडक्ट हासिल कर लेता है तो उसको उसका जो प्रॉफिट होता है वो ज्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल होती है जिसकी वजह से ये इकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो है इसका फायदा ये है जो बहुत अहम है
कि हमारे पास जो स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स हमें हासिल होते हैं क्रैकिंग के बाद, वो ब्रांच चेन होते हैं, वो स्ट्रेट चेन नहीं होते, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स हमें मिलते हैं। ठीक है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनका ऑक्टेन नंबर जो है हाई होता है, हाइड्रोकार्बन्स जो हमें मिलते हैं उनका ऑक्टेन नंबर जो है वो हाई होगा। ठीक है, और जो ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनकी जो वो अगर उसको हम एज ए पेट्रोल यूज करते हैं, गैसोलीन के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, एक बेहतर क्वालिटी का जो है वो फ्यूल हमें हासिल हो रहा होता है। ठीक है, इसको मैं एंड पे जो है वो एक और तरीके से भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक होगा उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ठीक है, ये आपने कैटालिटिक क्रैकिंग को थोड़ा सा जो इसकी ये वाली इंपॉर्टेंस है इसको तब आप ठीक से अंडरस्टैंड कर पाओगे जब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको रिफॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं जाके जरा ज्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि वो है ही इसके ऊपर। एक फिलहाल आप इतना ये सिर्फ समझ लो कि ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स जो है जो स्मॉल चेन मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वो ब्रांच्ड होंगे तो वो उससे पैदा होने वाला जो फ्यूल है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, उसका ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होगा। ठीक है, लास्ट में जो हमारा क्रैकिंग का जो है एक तीसरा तरीका है वो है स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में नाम से ही जाहिर है कि हम इसके अंदर स्टीम यूज कर रहे होते हैं। स्टीम क्या होता है कि जब हम पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, और वो वेपर्स में चेंज हो जाता है तो वो स्टीम कहलाता है, जिसको उर्दू में भाप कहते हैं। ठीक है, कि वाटर को हम बहुत हीट करें तो वो वेपर्स में चेंज होगा। जो वेपर्स होते हैं वाटर वेपर्स, उनका टेम्परेचर हाई होता है। वाटर का टेम्परेचर जो है वो 100 हो तो वो बॉयल करना शुरू कर देता है, लेकिन वेपर्स जो है उनका टेम्परेचर जो है वो 100 से ऊपर होता है। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आ गई कि हम इसके अंदर जो है वो H2O जो है वो वेपर्स या गैस की शक्ल में हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, दूसरा जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, वो भी वेपर्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो हैं उनको भी हमने वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के भी हमने वेपर्स बनाने हैं, जिसको हमने तोड़ना है लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को, वो भी वेपर फॉर्म में जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को और वाटर वेपर्स यानी कि स्टीम को हम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए 900 डिग्री सेल्सियस पे अबाउट हीट करते हैं। पहले बहुत थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं और फिर सडन से हम इसको कूल करते हैं। दोबारा से मैं कह रही हूँ, पानी को बॉयल करके हम उस स्टीम में चेंज करेंगे। जो हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन हैं जिनको हमने तोड़ना है उनको भी वेपर्स में चेंज करेंगे। वेपर्स ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स करेंगे फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत थोड़ी देर के लिए एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर फौरन से सडन उसको कूल करेंगे, इसको कहते हैं चिल करना। जब यूं हम करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि प्रोपीन हो गया, इस तरह जो हमने पीछे फर्स्ट एग्जांपल में भी देखा था, प्रोपीन और इथीन प्रोड्यूस हो रहे थे, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस होंगे। अब पूरे प्रोसेस के जो है हमने क्रैकिंग के प्रोसेस की इंपॉर्टेंस देखनी है। एक तो हमने इंपॉर्टेंस हर क्रैकिंग की देखी है ना, कि टाइप ऑफ क्रैकिंग में हर एक टाइप ऑफ क्रैकिंग की जो है वो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस देखी है। अब हमने पूरे जो क्रैकिंग का प्रोसेस है उसकी मेजर जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है वो देखी है। तो प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग की जो सबसे बड़ी जो अहमियत है वो ये है, या यूजफुलनेस वो ये है कि ये हमें गैसोलीन जो है वो प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। ठीक है, गैसोलीन क्या है? पेट्रोल को हम कहते हैं। ठीक, गैसोलीन हमें कहाँ से हासिल होता है? पेट्रोलियम से हासिल होता है। ठीक है, पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है गैसोलीन। पेट्रोलियम से जो गैसोलीन हमें हासिल होता है वो पूरे पेट्रोलियम का 20% है। हम जो भी पेट्रोलियम लेंगे उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो उसमें से 20% हमें गैसोलीन यानी कि पेट्रोल मिलेगा। ठीक है, लेकिन कंजम्पशन ऑफ गैसोलीन जो है वो बहुत ज्यादा, यानी पेट्रोल जो है, क्योंकि जो स्मॉल व्हीकल्स हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं,
उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पेट्रोल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, गैसोलीन कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। ठीक है, अब गैसोलीन जो है वो उसको हम केमिकली देखते हैं कि गैसोलीन की कंपोजिशन कैसे होती है। मेजरली जो गैसोलीन है उसके अंदर हमारे पास कार्बन 4 यानी ब्यूटेन से लेकर कार्बन 13 तक के कंपाउंड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कार्बन 13 तक के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट होता है उसके अंदर कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन जो है ये ज्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं गैसोलीन के। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। अब ये तो कंपोजिशन हमने पढ़ी। अब हम क्रैकिंग से गैसोलीन की मिकदार को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जो पेट्रोलियम की दूसरी रिएक्शन है जैसे कैरोसिन, मट्टी का तेल, ठीक है, जिस तरह से गैस ऑयल है, गैस ऑयल क्या होता है, डीजल ऑयल, जो डीजल इंजन के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, इनकी कंजम्पशन कम है। ठीक है, और ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, जिस तरह कैरोसिन जो है इसके अंदर कार्बन 12 से लेके, ठीक है, कार्बन 8 से लेके कार्बन 14 तक के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं अगर हम इसको देखें, और जो गैस ऑयल होता है उसके अंदर कार्बन 12 से लेके कार्बन 18 तक के जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो ये भी लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, तो हम इन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जिससे हमें जो है वो गैसोलीन या पेट्रोल मिल रहा होता है, क्योंकि कैरोसिन जो मिट्टी का तेल है और जो गैस ऑयल है इनकी कंजम्पशन, इनका इस्तेमाल कम है और पेट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा है। पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिए हम जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स वाले जो फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम की, जैसे कि गैस ऑयल और कैरोसिन, इनको तोड़ के स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स यानी कि गैसोलीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये इसका बहुत बड़ा यूज है, इसकी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस है, इस वजह से हमें क्रैकिंग को जो है वो कैरी आउट करना ही पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो क्रैकिंग का सेकंड जो है वो यूज है, इससे हमें बहुत से बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाई प्रोडक्ट्स का मतलब है क्रैकिंग का एक्चुअल में जो टारगेट होता है, क्रैकिंग करते क्यों है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, वो मैंने आपको बता दिया कि गैसोलीन प्रोड्यूस करने के लिए। गैसोलीन कम है, पेट्रोल कम है, जो हमें पेट्रोलियम से मिलता है, इस्तेमाल ज्यादा है, और असल जो टारगेट है वो गैसोलीन प्रोडक्शन है। लेकिन सिर्फ गैसोलीन प्रोडक्शन नहीं होती, हमें गैसोलीन के अलावा जो है और बहुत से कंपाउंड्स मिल रहे होते हैं। अगर किसी भी रिएक्शन में टारगेट के अलावा आपको जो है एक्स्ट्रा कोई चीज मिल रही होती है किसी भी रिएक्शन के अंदर, वो वाले इजाफी हासिल कहलाते हैं, जिसको इंग्लिश में हम बाई प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने सबसे पहला जो रिएक्शन लिखा था जब हमने हेक्साडिकेन को तोड़ा था, तो उसमें हेप्टेन बन रहा था और साथ में इथीन और प्रोपीन भी बन रहे थे। हेप्टेन जो है दैट फॉल इनटू गैसोलीन। ठीक है, क्योंकि गैसोलीन का जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन 6 से लेकर कार्बन 8 तक है। ठीक है, तो वो गैसोलीन के अंदर जो है फॉल कर रहा है, लेकिन इथीन और प्रोपीन ये दोनों बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये हमारा टारगेट जो है वो गैसोलीन था, इसके अलावा जो भी प्रोड्यूस होगा वो हमारा बाई प्रोडक्ट्स। आगे जो इजाफी हासिल हैं ये बहुत सी इंडस्ट्रीज के अंदर आगे इस्तेमाल हो रहे हैं। बाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा सिंथेटिक फाइबर जो है इनसे बन रहे हैं, प्लास्टिक बन रही है, मेडिसिन बन रही है, जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत सी जो है आगे से इंडस्ट्रीज को ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो सप्लाई होते हैं, जिससे वो अपने जो टारगेट मटेरियल है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंस जो है इस ट्रैकिंग के लिए है कि ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत से केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को चला जाता है, ये तो पूरी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये बहुत से केमिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जिस तरह के इथानॉल है, इथानल है, ठीक है। इस तरह के बहुत से कंपाउंड्स को बनाने के लिए ये बाई प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट जो है वो यूजेस हैं। इस पे जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।